मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश शैक्षणिक योग्यता MA, M.Tech, SAT, NET, JRF, B.Ed, M.Ed, शिक्षा शास्त्र। आज हम साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल कालखंड के अंतर्गत आधुनिक काल की पूर्व पीढ़ी का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए परीक्षा और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान से अवलोकन करें। टॉपिक हमारा आधुनिक काल पूर्व। इसका पहला शीर्षक है आधुनिक काल पृष्ठभूमि। पिछले काल अथवा युग की तुलना में प्रत्येक काल आधुनिक होता है, किंतु रीतिकाल अर्थात मध्यकाल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस नए दौर का आविर्भाव हुआ वह अनेक रूपों में अनेक प्रकार से आधुनिक अर्थात सामयिक परिस्थितियों का बोध लेकर उपस्थित हुआ था। अतः भारतीय इतिहास के समान ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस काल 1857 के बाद को आधुनिक काल के नाम से अभिहित किया गया है, जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है। साहित्य के इतिहास में भी यह आधुनिक काल कहा गया, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा राज्य स्थापना के साथ साथ नवीन शिक्षा के फलस्वरूप जीवन की नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई और साहित्य की स्पिरिट ही बदल गई। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों 19वीं सदी के मध्य में भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी और वह थी 1857 की क्रांति। राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरण का यह आंदोलन वास्तव में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का पहला उद्घोष था। अतः आधुनिक युग की पूर्व सीमा सन 1857 या 19वीं सदी के का ठीक ही है। 20वीं सदी का मध्य ठीक ही है। आगे देखें। आधुनिक काल से पूर्व साहित्य शब्द पद्य कविता या काव्य का ही पर्यायवाची था, किंतु आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव होने के कारण यह गद्य पद्य दोनों का वाचक हो गया। इस संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है, यद्यपि आधुनिक काल हिंदी साहित्य के सर्वतोमुख विकास का युग है, किंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता है गद्य साहित्य का विकास। आधुनिक काल में गद्य साहित्य सबसे बड़ी विशेषता गद्य साहित्य का विकास। आधुनिक काल में नाटक, उपन्यास, कहानी, कल्प, निबंध तथा अनेक कथेतर गद्य विधाओं का प्रणयन हुआ। इसी कारण यह गद्य काल कहा जाता है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दी है। इस संबंध में का कथन है, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये कई बार प्रश्न आया भी है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अंग्रेजी का मॉडर्न शब्द आधुनिक साहित्य में पर्याप्त लोकप्रिय हुआ है। हिंदी में आधुनिक, अर्वाचीन, वर्तमान, आधुनिक समय अथवा आजकल इसी के रूपांतरण है। यह आधुनिक शब्द नवीनता का भाव लिए हुए है, जो दो अर्थों की सूचना देता है। एक है मध्यकाल से भिन्नता और दूसरा लौकिक दृष्टिकोण। आधुनिक काल
मध्यकालीन साहित्य से अलग होने की सूचना देता है। इस काल में प्राचीन एवं मध्यकालीन भावों से भिन्न आधुनिक विचारधारा या लौकिक विचारधारा या दृष्टिकोण का प्रतिपादन हुआ है। आधुनिक काल में प्रचलित और विकसित धारणाएं रीतिकाल अथवा समूचे मध्यकाल से भिन्न है। आगे देखें, साहित्य के क्षेत्र में रीतिकाल के पश्चात आधुनिक काल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। अब घोर श्रृंगारिकता के बंधन हुए और साहित्य की धारा जीवन के विविध क्षेत्रों से प्रभावित हुई। मनुष्य के सुख दुख के साथ पहली बार साहित्य का जुड़ाव हुआ और वह अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम बना। आधुनिक काल में रीतिकालीन श्रृंगारिकता का अवसान होकर जन जागरण का नवीन काल आरंभ हुआ। कवियों ने देश प्रेम, देशभक्ति, समाज सुधार, विद्या प्रचार आदि विषयों को अपनी कविता का विषय बनाना आरंभ किया। आधुनिक काल की ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही साहित्य की भाषा बदल गई, अर्थात ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली ने काव्य भाषा का रूप ले लिया। इस संदर्भ में विशंबर मानव का कथन उल्लेखनीय है। उन्होंने क्या कहा, प्राचीन और नवीन के बीच विभाजक रेखा खींचने वाला सबसे बड़ा तथ्य है आज साहित्य में खड़ी बोली का ग्रहण। ध्यातव्य है कि आधुनिक काल में कविता के क्षेत्र में आरंभ में तो ब्रजभाषा ही माध्यम रही, किंतु धीरे धीरे ब्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने ग्रहण कर लिया और यह कविता या काव्य की अभिव्यक्ति का माध्यम अब तक बनी हुई है। परंतु गद्य के क्षेत्र में तो आरंभ से ही खड़ी बोली लेखन का माध्यम बनी रही है। देखें आधुनिक काल में आधुनिक का क्या अर्थ है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह में ये टॉपिक है, आधुनिकता अवधारणा और उदय। आधुनिकता शब्द आधुनिक में भाव प्रत्ययता संयुक्त आधुनिक में भाव प्रत्ययता संयुक्त करने पर बना है। आधुनिक शब्द संस्कृत के अधुना शब्द से स्वार्थ अर्थ में कहीं प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है अत्यंत नूतन, नया, आजकल, अब का, हाल का आदि इसके पर्याय है। सामान्य प्रयोग में आधुनिक शब्द को बहुत दूर तक समय सापेक्ष मान लिया गया है। जैसे इतिहास के काल विभाजन में प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। ऐसे प्रत्येक अगला काल अपने पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा आधुनिक या अधिक आधुनिक होता है, लेकिन अपने विशिष्ट अर्थ में यह इससे भिन्न है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। आधुनिक और आधुनिकता में अंतर क्या है, ये हम देखें। आधुनिक शब्द मध्यकालीन से अलग होने की सूचना देता है, किंतु आधुनिकता एक प्रक्रिया है। आधुनिक या आधुनिकीकरण वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगिकी का परिणाम है, लेकिन आधुनिकता औद्योगिकीकरण की अतिशयता, महानगरीय एक रसता तथा दो महायुद्धों की विभीषिका का परिणाम है। तो महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिकता को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या है, आधुनिक ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न मानवीय स्थितियों को नया, गैर रोमांटिक और अमितीय साक्षात्कार आधुनिकता है। आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त है स्वचेतना। अपनी स्वचेतना वृत्ति के कारण आधुनिकता की प्रमुख चिंतना वर्तमान के लिए, क्यों स्वयं का सबसे गहरा बोध और संपर्क वर्तमान में होता है। वर्तमान की चिंतना के माध्यम से ही आधुनिक व्यक्ति भविष्य को रूपायित करना चाहता है। स्थिति का दूसरा छोर रोमांटिसिज्म में मिलता है, जहां वर्तमान से उठकर और शायद कभी उससे विद्रोह करके भी अतीत में श्रेष्ठकर माना जाता है। अतीत के प्रति सम्मोहन का भाव रोमांटिसिज्म का सबसे प्रबल तत्व है।
सर्वाधिक प्रबल तत्व है। श्रृंगार के विशिष्ट पक्ष के रूप में मांस मानसिक सुखोपभोग इसके मुख्य वर्ण विषय हैं। अतः रोमांटिसिज्म में वर्तमान की चिंतना सबसे कम है, जबकि आधुनिकता में सबसे अधिक महत्व वर्तमान को ही दिया जाता है। अपने वर्तमान के प्रति तीव्रतम सजगता आधुनिकता का केंद्रीय तत्व। आगे देखो, आधुनिक दृष्टि अनिवार्यतः बौद्धिक होती है और रोमांटिसिज्म मूल रूप से बौद्धिकता का विरोध है। आधुनिकता सहज ज्ञान को भी बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करती है, जबकि रोमांटिक व्यक्ति ज्ञान को भी भावावेग से संपर्क कर लेता है। आधुनिक दृष्टि आधुनिकता के बिना अकल्पनीय है और यह रोमांटिक भावधारा को ठीक से पर्यवसित किए बिना विकसित नहीं हो सकता। रोमांटिक व्यक्ति विद्रोही मूल्यहीनता की स्थिति को अधिक वांछनीय मानता है, परंतु आधुनिकता का पक्षधर सृजनात्मक मूल्यों के संचरण में विश्वास रखता है। वस्तुतः मूल्य के रूप में विभाजित आधुनिकता इतिहास की प्रक्रिया का अद्यतन चरण है। रोमांटिसिज्म का विकास विशेष रूप से उदारवादी युग में हुआ, जबकि आधुनिकता का उदय प्रजातांत्रिक पद्धतियों के अंतर्गत होता है। वर्तमान युग में राष्ट्रीय संविधान का निर्माण सृजनात्मक मूल्यों के आधार पर ही हुआ। आगे देखें, आधुनिकता के विनिर्माण में युग की गतिशील परिस्थितियों का मुख्य हाथ है। आधुनिक काल अपने ज्ञान विज्ञान और प्रवृत्तियों के कारण मध्यकाल से अलग हुआ है। यह काल औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और बौद्धिकता से संबद्ध है, जिससे नवीन आशाएं उभरी और भविष्य का नया स्वप्न देखा गया। इसके साथ ही राष्ट्र, देश, धर्म, ईश्वर आदि की नई नई व्याख्याएं की गई। अतः एक समय तक यह आधुनिक दृष्टि अलौकिक होकर प्रगतिशील बनी रही। फलतः प्रत्येक देश में पुनर्जागरण रहनासा आया। बहुत से देश पर स्वतंत्र हुए, जिसके फलस्वरूप नई सरकारें बनी, लेकिन आगे चलकर लोकतंत्र तथा साम्यवादी सरकारें निराशाजनक सिद्ध हुई। व्यक्ति इस व्यवस्था का पुर्जा बन गया या प्रविधि का अनुकर्ता हो गया। उसका अपना अस्तित्व और पहचान खो गई। इसी खोए हुए व्यक्तित्व की खोज प्रक्रिया को आधुनिकता की संज्ञा दी जाती है। हिंदी में आधुनिकता का सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव से हुआ। हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य का आविर्भाव इसी आधुनिकता के उदय का परिणाम है। इसीलिए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है, आधुनिक युग गद्य का युग है, उसका अंग्रेजी सत्ता से घनिष्ठ संबंध है। हिंदी साहित्य का 7वां दशक 1960 से 1970 तक आधुनिकता से विशेष रूप से प्रभावित है, परंतु 8वें दशक के आरंभ में साहित्यकारों में इससे भी छुटकारा पाने की बेचैनी दिखाई देती है। इस प्रकार आधुनिक काल जीवन की यथार्थता के ग्रहण, विश्व के विभिन्न व्यापारों के बुद्धिपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वर्तमान में सामान्य मानव की प्रतिष्ठा का काल रहा है। यह आधुनिक चेतना हमें अंग्रेजों के संपर्क से उपलब्ध हुई। वस्तुतः हिंदी साहित्य इसी आधुनिक बोध से ओतप्रोत आधुनिक चेतना से अनुप्राणित साहित्य है। आधुनिक काल में साहित्य संबंधी परंपरागत परिस्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। अतः आधुनिक काल की परिवर्तमान प्रक्रिया को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन आवश्यक है। आधुनिक काल का उपवाजन, आधुनिक काल का काल विभाजन है, वर्गीकरण। काल विभाजन साहित्य के इतिहास का आधार स्तंभ है। अध्ययन की सुविधा के लिए अंत साहित्य को निश्चित कालखंडों में बांट लिया जाता है। इस विभाजन को ही काल विभाजन या काल विभाग कहते हैं। साहित्य के इतिहास को विविध कालखंडों में बांटने का एक प्रयोजन साहित्य की अंतर्चेतना को जानना भी है। काल विभाजन की उपयोगिता बताते हुए डॉक्टर कड़ीपति चंद्रगुप्त ने लिखा है, साहित्य की अंतर्निहित चेतना के
क्रम के विकास, उसकी परंपराओं के उत्थान पतन एवं उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों के दिशा परिवर्तन आदि के कालक्रम को स्पष्ट करना ही काल विभाजन का लक्ष्य होता है, अन्यथा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वस्तुतः काल विभाजन किसी काल या किसी काल के अंतर्योग विभाजन का मूल आधार प्रवृत्तियों की स्पष्टता प्रत्यक्षता को स्वीकार किया जाता है। साहित्य इतिहास में काल विभाजन जितना आवश्यक है उतना कठिन भी। यह बात हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर पूर्णतः लागू होती है। कारसादा तासी से लेकर सीवीसी सेंगर तक के इतिहास के लेखकों में साहित्य इतिहास में काल विभाजन का सर्वथा अभाव पाया जाता है। इस प्रक्रिया का आरंभ सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास से होता है। अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में हिंदी साहित्य की सामग्री को 11 कालों में बांटा है और आधुनिक काल के स्थान पर इस समय के साहित्य को अंतिम 2 अध्यायों में विभाजित किया है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान तथा महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ग्रियर्सन के पश्चात मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद इसका प्रकाशन हुआ 1913 में हिंदी साहित्य का काल विभाजन पहली बार व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन काल विभाजन का कोई आधार नहीं दिया। इन्होंने अपने इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया और आधुनिक काल के लिए वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक नाम दिया, परंतु उपभाजन नहीं किया है। इसके पश्चात पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा 1945 के अंतर्गत समूचे साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया है और अंतिम काल को नवजागरण युग की संज्ञा दी है। हिंदी साहित्य का एक वैज्ञानिक सुविचारित व्यवस्थित काल विभाजन सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन हुआ 1929 ईस्वी में, उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया और अंतिम चतुर्थ के लिए आधुनिक काल अर्थात गद्य काल संवत 1900 से 1984 की संज्ञा दी। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को प्रमुखतः 2 खंडों में बांटा है, गद्य खंड और काव्य खंड। दोनों खंडों को 2-2 प्रकरणों में बांटा है। गद्य के पहले प्रकरण में गद्य का विकास, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन किया है। दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव का विश्लेषण है। फिर इसे 3 उत्थानों में विभाजित किया है। इसके अलावा कालखंड के भी 2 प्रकरण हैं, पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा। इस पर प्रश्न भी आ चुका है पहले। नई धारा के भी 3 उत्थान है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 50 विक्रमी, द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 75 विक्रमी, तृतीय उत्थान संवत 1975 से अब तक। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के लिए इस तृतीय उत्थान में छायावाद आता। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का जो उपभाजन किया वह एक सूत्रता के अभाव में अब विसंगतिपूर्ण हो गया है। शुक्ल जी के बाद विभिन्न विद्वान काल विभाजन की दृष्टि से उल्लेखनीय प्रयास किए। आगे देखते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन हुआ 1952 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का आरंभ ईस्वी सन की 19वीं शती से माना है। आधुनिक काल का उपभाग और उनका विवेचन करते हुए अंत में छायावाद 1920 से 35 और प्रगतिवाद 1935 से 52 का उल्लेख किया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को ब्रिटिश काल 1800 से लेकर 1949 और स्वतंत्रता काल या यथार्थवादी काल 1947 से में बांटा है, जो साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध कराने में असमर्थ है।
डॉक्टर तिलक राज शर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास में आधुनिक काल को 5 चरणों या युगों में विभाजित किया है। प्रथम चरण भारतेंदु युग, द्वितीय चरण द्विवेदी युग, तृतीय चरण छायावादी प्रसाद प्रेमचंद शुक्ल युग, चतुर्थ चरण प्रगति प्रयोग युग, पांचवा चरण स्वातंत्र्योत्तर युग। आगे देखें, गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ, सर्वथा नवीन ढंग से काल विभाजन प्रस्तुत किया है। आधुनिक काल को इन्होंने मुख्यतः 2 खंडों में विभाजित किया है। स्वतंत्रता पूर्व युग सन 1857 से 1947, स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से अब तक। इस काल विभाजन के संबंध में गुप्त जी का कहना है कि इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों खंड 2 सर्वथा पृथक युगों के द्योतक हैं। वस्तुतः दोनों खंड एक ही काल की पूर्व सीमा के द्योतक हैं। इसलिए इन दोनों की काव्य धाराओं का परस्पर गहरा संबंध है। स्वातंत्र्योत्तर युग की अधिकांश काव्य धाराएं या प्रवृत्तियां पूर्ववर्ती काव्य धाराओं की प्रेरणा या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुई हैं। आगे चलकर इन्होंने और भी स्पष्ट किया है। ऐसे आगे स्पष्ट करते हुए दोनों को इस प्रकार से विभाजित किया है। स्वतंत्रता पूर्व युग 1857 से 1947। इसमें आदर्श मूलक चेतना को भी आदर्शवादी मुक्त गीति परंपरा, भारतेंदु मंडल का काव्य, आदर्शवादी प्रबंध परंपरा, द्विवेदी मंडल का काव्य, और दूसरा स्वच्छंदता मूलक चेतना, इसका विभाजन स्वच्छंदतावादी काव्य परंपरा, छायावादी काव्य परंपरा और यथार्थ मूलक चेतना, इसका भी सामाजिक यथार्थवादी काव्य परंपरा, प्रगतिवादी काव्य परंपरा। अगला व्यक्तिपरक यथार्थवादी काव्य परंपरा, प्रयोगवादी काव्य परंपरा। दूसरे स्वातंत्र युग 1947 से अब तक को नव सांस्कृतिक काव्य धारा, नव स्वच्छंदतावादी परंपरा या नवगीत परंपरा, प्रगतिशील काव्य परंपरा, फिर चौथा नई कविता और उससे प्रेरित अन्य काव्य आंदोलन व काव्य परंपरा। डॉक्टर रामखिलावन पांडे ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था, के अंतर्गत हिंदी साहित्य को 6 कालों में विभाजित किया है और आधुनिक समय को 2 अंतिम कालों में प्रस्तुत किया है। संबोधि काल सन 1901 से 1947 तक, संचरण काल सन 1947 के बाद। सन 1901 से 1947 को इन्होंने साहित्य बोध जागृत गति देने के कारण संबोधि काल कहा। यह साहित्य बोध भारतीय युग में कहीं अधिक तीव्र और अनेकविध रूपों में है। दिसंबर मानव अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण में आधुनिक काल को संघर्ष स्वाधीनता काल, जिसका समय माना सन 1850 से 2000 की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन हुआ 1973 में, अनेक लेखकों द्वारा सृजित होने के कारण प्रत्यक्ष दृष्टि एवं वैविध्य रखता है। इसमें भारतेंदु युग या प्रथम कालखंड को पुनर्जागरण काल कहा गया है और आधुनिक काल का विभाजन इस प्रकार किया है। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। इसमें आधुनिक काल को पहला है पुनर्जागरण काल, इसका भारतेंदु काल 1857 से 1900। दूसरा जागरण सुधारकार द्विवेदी काल 1900 से 1918। ये कई बार इनके दूसरे नाम क्या है, भारतेंदु काल और द्विवेदी काल के इनके ये पूछे गए हैं। छायावाद काल 1918 से 1938, ये ऑथेंटिक मानी जाती है ज्यादातर, और छायावादी की ये 1918 से 1938 ये
ऑथेंटिक मानी जाती है। छायावादोत्तर इसमें प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल 1953 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने इतिहास आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद को रोमांटिक शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी मानकर आधुनिक काल के उपभाजन के लिए स्वच्छंदतावाद शब्द को मध्य केंद्र में बिंदु मानकर चलने की बात कही है। साथ ही उन्होंने भारतीय हिंदू जागरण पुनरुत्थान को पुनर्जागरण युग कहना भी उचित माना है। उनके विचार से आधुनिक काल का अंत विभाजन इस प्रकार है। पहला है पुनर्जागरण काल 1857 से 1900। दूसरा है पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1900 से 1920। तीसरा है स्वच्छंदतावाद काल 1920 से 40। चौथा है उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से अब तक। इन्होंने बिल्कुल ही नए तरीके से दिया है बच्चन सिंह ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए, इस चौथे युग के भी उन्होंने बच्चन सिंह ने उपविभाग करे क्रमशः। पहला दशक प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद्व, दूसरा दशक संतुलन की खोज और आधुनिकता, तीसरा दशक आधुनिक बुद्ध की रचना जैसे नाम दिया। वस्तुतः इस प्रकार का विभाजन उलझाने वाला ही है। काल वस्तुतः अखंड अकाट्य धारा के रूप में अनवरत प्रवाहित होता रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के संबंध में भी यह चिरंतन भावी सत्य है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में प्राय काल के भीतर भी काल की योजना मिलती है। जैसे आधुनिक काल के भीतर भारतीय हिंदू काल, द्विवेदी काल आदि, परंतु इसके लिए काल की अपेक्षा युग शब्द का प्रयोग करना ही उचित है। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटेंगे, उनको कहेंगे काल, और आधुनिक काल में अगर और भी धाराएं काल है उनको कहेंगे युग, क्योंकि युग शब्द निश्चित वर्षों की अवधि का सूचक है और काल एक अविभाज्य अविच्छिन्न धारा है। वस्तुतः काल अपेक्षाकृत बड़ा विभाजक है और युग छोटा, अर्थात काल का भी उपविभाजन है। इसलिए आधुनिक काल का उपविभाजन करते समय भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग आदि रूपों में नामकरण और विभाजन करना ही ठीक है। इस दृष्टिकोण से आधुनिक काल को सन 1857 से अब तक के काल का उपविभाजन हम इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे भारतीय हिंदू युग 1868 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावादी युग 1918 से 1938, प्रगतिवादी युग 1938 से 1943, प्रयोगवादी युग 1943 से 1951। आगे देखें। और नई कविता 1951 से 1960, 60 उत्तर कविता 1960 से 75 और समकालीन कला 1975 से अब तक। जी हमने जो काल विभाजन दिया है ये यहाँ तक है, वहां तक बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसी प्रकार से ये प्रमाणित मानते हुए परीक्षा में पूछा जाता। ये आधुनिक काल की पूर्व पीठ का मित्रों एवं विद्यार्थियों बहुत ही उपयोगी है। इसका अवलोकन करने से ही आगे के साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य के कविता खंड की प्रगति पर आप, विकास पर आप ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद।